1970 के साई-फाई सिनेमा के लिए एक अजीब और डेयरिंग एक्सपेरिमेंट था। ऐसा वक्त जहां फिल्म मेकर्स ने सिर्फ फ्यूचर नहीं, इंसानी फितरात के एंडेरन को एक्सप्लोर किया, लेकिन हर बोल्ड विजन को समझा नहीं गया। कुछ फिल्म्स अपने वक्त से इतनी आगे थे कि ऑडियंस उन्हें रिजेक्ट कर गई थी। आज हम उन्हीं भूली हुई, कंट्रोवर्शियल और मिसअंडरस्टूड साई-फाई फिल्म्स का सफर शुरू करते हैं। नंबर 1, ज़ारदोज़ 1974। पहली नजर में ज़ारदोज़ एक ऐसी फिल्म लगती थी जो या तो फेल होगी या लोग इस पर हंसेंगे, और वैसे ही हुआ। क्रिटिक्स ने इसके सरियल विजुअल्स का मजाक उड़ाया, ऑडियंस कंफ्यूज होकर सिनेमा से निकाल गई। लेकिन इस अजीब इमेजरी के पीछे एक जायंट पत्थर का सर जो बंदूकें उगलता है और सीन कॉनरी रेड लिन क्लॉथ में 70 के दशक की सबसे डेयरिंग साई-फाई एक्सपेरिमेंट्स में से एक छुपी हुई थी। कहानी एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है जहां इंसानियत दो हिस्सों में बांट चुकी है। एलिट इटर्नल्स हमेशा की जिंदगी जीते हैं, जबकि बाकी लोग जुल्म और तशद्दुद का शिकार हैं। कॉनरी जेड का किरदार निभाता है एक ब्रूटल एनफोर्सर जो धीरे धीरे रूलिंग सिस्टम के झूठ पर सवाल उठाता है। जो शुरू होता है साइकेडेलिक केओस से, वह बदल जाता है एक बोल्ड सोच में, मौत, आजादी और हमेशा जिंदा रहने की कीमत के बारे में। कंट्रोवर्सी तुरंत शुरू हो गई। एमजीएम के एग्जीक्यूटिव्स जॉन बोरमैन के अजीब विजन से घबरा गए। मार्केटिंग ने कॉनरी की फेम का सहारा लिया, लेकिन ऑडियंस को इस फिलोसॉफिकल मैडनेस के लिए तैयार नहीं किया। रिलीजियस ग्रुप्स ने भी इस इमेजरी को ब्लास्फेमस कहकर क्रिटिसाइज किया। और बिहाइंड द सीन्स कॉनरी, जो अभी जेम्स बॉन्ड से निकाल कर आया था, खुद भी डाउट में था कि कहीं यह रोल उसका करियर बर्बाद न कर दे। क्रिटिक्स ने इसे नॉनसेंस ड्रेस्ड एज प्रोफोंडिटी कहा। लेकिन सालों बाद एक अजीब चीज हुई। साई-फाई स्कॉलर्स ने ज़ारदोज़ को दोबारा देखा और इसके अंदर छुपी ब्रिलियंस को पहचाना। इसके टेक्नोलॉजी, कंट्रोल और इंसानी मुस्तकबिल के सवाल प्रोफेटिक लगने लगे। आज ज़ारदोज़ एक कल्ट फिल्म है, मीम्स और मिडनाइट स्क्रीनिंग्स का हिस्सा। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अजीब विजन्स ही सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। इसकी वियर्डनेस के नीचे एक खौफनाक सच छुपा है। शायद इमॉर्टैलिटी ही सबसे बड़ी कैद है। नंबर 2, अ बॉय एंड हिज डॉग। जब ये फिल्म रिलीज हुई, अ बॉय एंड हिज डॉग ने ऑडियंस को शॉक कर दिया। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड में सेट ये विक की कहानी है, जिसका किरदार यंग डॉन जॉनसन ने निभाया। और उसका टेलीपैथिक डॉग। पहली नजर में यह एक सिंपल बी मूवी लगती है, लेकिन अंदर से यह तीखी सोशल कमेंट्री है। कॉन्सेप्ट बोल्ड था। विक एक लॉलेस डेजर्ट में जिंदा रहता है, जहां वह फूड और औरतों की तलाश में रहता है, जब तक कि वो एक अंडरग्राउंड सोसाइटी तक नहीं पहुंचता। यहां इंसानियत के बच्चे कुचे लोग एक कंट्रोल्ड, स्टेराइल जिंदगी जीते हैं, रूल्स और रिप्रेशन के नीचे। यह ऊपर की दुनिया का एक ट्विस्टेड रिफ्लेक्शन है। और कन्फॉर्मिटी पर एक सटायर। कंट्रोवर्सी तुरंत शुरू हो गई। फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने इसकी विमेन पोर्ट्रेयल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। क्रिटिक्स डिबेट करते रहे कि यह सोशल सैटायर है या डेंजरस प्रोवोकेशन। स्टूडियोज ने खुद को इससे दूर कर लिया। हर्लन एलिसन, जिनकी नोवेला पर यह फिल्म बनी, उन्होंने भी मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। रूमर्स भी चले कि कुछ सीन्स प्रोटेस्ट के दार से कट कर दिए गए। बिहाइंड द सीन्स लो बजट ने डायरेक्टर एल.क्यू. जोन्स को क्रिएटिव बनने पर मजबूर किया, जैसे डिजर्ट सीन्स बरन कैलिफोर्निया लैंड पर शूट करना और डिस्टोपियन टेक्नोलॉजी स्क्रैप से बनाना। लेकिन प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से डिलेज हुए और फिल्म के हार्श थीम्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंफ्यूज कर दिया। बैकलैश के बावजूद इसने 1975 का ह्यूगो अवार्ड जीता बेस्ट ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए और धीरे धीरे कल्ट क्लासिक बन गई। बाद में क्रिटिक्स ने इसकी बोल्डनेस को अप्रिशिएट किया। आज ए बॉय एंड हिज डॉग सिर्फ एक अजीब फिल्म नहीं, बल्कि पोस्ट अपोकलिप्टिक सिनेमा के लिए एक ब्लूप्रिंट है। यह एक डरावना सवाल पूछती है, क्या आखिर में सर्वाइवल और मोरालिटी एक साथ चल सकते हैं? नंबर 3, द मैन हु फेल टू अर्थ 1976। डेविड बोवी की पहली मेजर फिल्म होने की वजह से इससे स्टारडम और स्पेक्टिकल की उम्मीद थी। लेकिन जो मिला वो था एलिनेशन, एडिक्शन और एक्सप्लॉयटेशन का सरियल सफर। एक एलियन जो अपने मरते हुए प्लैनेट के लिए पानी की तलाश में अर्थ पर आता है। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक कॉर्पोरेट एम्पायर खड़ा करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती है, उसकी करप्शन भी बढ़ती है। आखिरकार गवर्नमेंट फोर्सेस और इंसानी कमजोरी उसका मिशन बर्बाद कर देती हैं। वो टूट जाता है, जमीन पर अकेला, वापस घर जाने से मजबूर। कंट्रोवर्सी शुरू से ही साथ थी। इसकी फ्रैगमेंटेड एडिटिंग, ग्राफिक इमेजरी और सरियल टोन ने मेन स्ट्रीम ऑडियंस को दूर कर दिया। रिलीजियस ग्रुप्स ने इसे फॉलन एंजल का मेटाफॉर कहकर क्रिटिसाइज किया। स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स ने कट्स डिमांड किए, लॉ सूट्स और बॉयकॉट्स के डर से।
जब तक फिल्म थिएटर्स तक पहुंची, ये हेविली एडिटेड थी और ऑडियंस और भी कंफ्यूज हो गई। आज द मैन हु फेल टू अर्थ को फेलियर नहीं, बल्कि एक डेवास्टेटिंग प्रोफेसी माना जाता है। ये हमें एक ठंडी सच्चाई याद दिलाती है, कभी कभी सबसे ज्यादा एलियन चीज इंसानी फितरत खुद होती है। फेस क्वाट्रो फेस क्वाट्रो सिर्फ एक और इको हॉरर फिल्म लगती थी। हकीकत में यह एक हिप्नोटिक और सेरिब्रल एक्सपेरिमेंट था जिसने ऑडियंस को कंफ्यूज और साइंटिस्ट को डरा दिया। इसे सॉल बास ने डायरेक्ट किया, वही लेजेंडरी ग्राफिक डिजाइनर जो वर्टिगो और साइको के टाइटल सीक्वेंसेस के लिए मशहूर था। यह उसकी पहली और आखिरी फीचर फिल्म थी। और कितनी अजीब फिल्म थी ये। प्रेमिस क्या है? एक कॉस्मिक इवेंट के बाद चींटियां, एंट्स, इंटेलिजेंस डेवलप करने लगती हैं। दो साइंटिस्ट डिजर्ट में एक रिसर्च स्टेशन बनाते हैं ताकि उनका स्टडी कर सकें, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि ये इंसेक्ट्स एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बना रहे हैं जो इंसानी समझ से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। जो शुरू होता है साइंस फिक्शन से, वो धीरे धीरे कॉस्मिक हॉरर में बदल जाता है। इंसान अपनी जगह खो देता है एज अर्थ की डोमिनेंट स्पीशीज। कंट्रोवर्सी सटल थी लेकिन पावरफुल। स्टूडियोज एक मॉन्स्टर मूवी चाहते थे। बेस ने डिलीवर किया एक आर्ट हाउस मेडिटेशन एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस और इंसानी बढ़तरी की कमजोरी पर। पैरामाउंट के एग्जीक्यूटिव्स घबरा गए जब फाइनल कट में एंट्स के विजन के सरियल मोन्टाजेस शामिल थे, क्रिप्टिक बिना अल्फाज के सीक्वेंसेस जो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल आर्ट लगते थे मेन स्ट्रीम साईफाई के बजाय। इनमें से काफी हिस्सा थिएट्रिकल रिलीज के लिए कट कर दिया गया, जिससे फिल्म थोड़ी डिसजॉइंटेड लगने लगी। क्रिटिक्स डिवाइडेड थे। कुछ ने इसकी हिम्मत की तारीफ की, जबकि दूसरों ने इसे प्रिटेंशियस कहकर रिजेक्ट कर दिया। ऑडियंस जो थ्रिल्स एक्सपेक्ट कर रही थी, वो कंफ्यूज होकर निकाल गई। रूमर्स भी चले कि बास का असल एंडिंग बिल्कुल मुख्तलिफ था। साइंटिस्ट्स ने इसकी ईरी प्लेजिबिलिटी को सराहा, जबकि सिनेफाइल्स ने इसकी सुरियल इमेजरी को वर्शिप किया। आज यह 1970 के दशक के पैरानोया की एक हॉन्टिंग यादगार है। इके याद दहनी के इंटेलिजेंस और पावर हमारे बगैर भी इवॉल्व हो सकते हैं। इसके आखिरी सीन्स की डिजर्ट खामोशी में एक सवाल घूमता रहता है, क्या पता हम ही चोजन स्पीशीज ना हो। नंबर 5, लॉगन्स रन 1976। जब लॉगन्स रन 1976 में थिएटर्स में आई, लगता था कि यह एक ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। फ्यूचरिस्टिक दुनिया, डैजलिंग सेट्स और यंग कास्ट, माइकल यॉर्क और जेनी अख्तर के साथ, यह एमजीएम की कोशिश थी एक बड़ा साई-फाई स्पेक्टेकल बनाने की। स्टार वॉर्स के एरा से पहले कुछ अरसे के लिए यह काम कर गया। फिल्म ने अच्छी कमाई की और विजुअल इफेक्ट्स के लिए एकेडमी अवार्ड भी जीता, लेकिन इसका लेगेसी जल्दी फेड हो गया। कहानी डरावनी थी। एक डोमेट सिटी में लोग हेडोनिस्टिक खुशी से जीते हैं जब तक उनका 30वां बर्थडे नहीं आता, जहां उन्हें कैरोसेल नाम के रिचुअल में मार दिया जाता है। लोगन, एक सैंडमैन जो इस सिस्टम को इन्फोर्स करता है, धीरे धीरे इस झूठ पर सवाल उठाता है। वो जेसिका के साथ भाग जाता है, एक अफवाह जगह सैंक्चुअरी की तलाश में। कंट्रोवर्सी इसकी वायलेंस और थीम्स के गर्द थी। क्रिटिक्स ने इसे कंज्यूमरिज्म और यूथ कल्चर पर एक हिडन तनकीद कहा। रिलीजियस ग्रुप्स ने करूसेल को ग्रोट्स्क ब्लास्फेमी कहा। और बिहाइंड हद सीन्स एमजीएम एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर माइकल एंडरसन के दरमियान क्लैश हुए, जहां कुछ सीन्स कट किए गए जो लोगन के रेबेलियन की डार्क साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते थे। ऑडियंस इसके इफेक्ट से डैजल्ड थी, जैसे ग्लोइंग क्रिस्टल्स जो लोगों के हाथों में इम्प्लांट थे, और वो मैसिव डोमेट सिटी। लेकिन क्रिटिक्स ने इसके डायलॉग और पेसिंग को वीक कहा। फिल्म मॉडरेट हिट बनी, लेकिन अगले साल स्टार वॉर्स के आने के बाद बिल्कुल ओवरशैडो हो गई। इसका कल्चरल इम्पैक्ट लगभग फौरन ही खत्म हो गया। लेकिन डेकेड्स बाद इसे नई जिंदगी मिली। एक शॉर्ट लिव्ड टीवी एडेप्टेशन ने इसे याद में रखा और साई-फाई फैंस ने इसे दोबारा इवैल्यूएट किया एज एक प्रीकर्सर द हंगर गेम्स और डाइवर्जेंट जैसी स्टोरीज का। इसका डिस्पोजेबल यूथ का कॉन्सेप्ट आज भी डिस्टर्बिंगली रेलेवेंट लगता है। लोगन के पाम क्रिस्टल की चमक में एक हमेशा रहने वाली सच्चाई छुपी है। हर यूटोपिया के अंदर एक काउंटडाउन होता है, डिस्पेयर की तरफ। नंबर 6, रोलर बॉल 1975। रोलर बॉल सटल नहीं थी। नॉर्मन ज्यूविसन की डायरेक्शन में और जेम्स कान की एक्टिंग के साथ यह फिल्म स्पोर्ट्स, वायलेंस और डिस्टोपिया को एक ब्रूटल विजन में जोड़ देती है। कुछ क्रिटिक्स ने इसे द थिंकिंग मैन्स एक्शन फिल्म कहा। दूसरों के लिए यह एक चिलिंग प्रोफेसी थी। आज के दौर में यह हैरत अंगेज तौर पर रियल लगती है। कहानी एक ऐसे फ्यूचर में सेट है जहां कॉरपोरेशंस हुकूमत करती हैं, मुल्कों का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और पर्सनल फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूशन है। लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक हाइपर वायलेंट स्पोर्ट बनाया गया है, रोलर बॉल। यह रोलर डर्बी और ग्लेडिएटर कॉम्बैट का मिक्स है।
जॉनथन जो इस गेम का सबसे बड़ा स्टार है, धीरे धीरे समझता है कि यह गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि इंडिविजुअलिटी की बेकार होने का सबूत देने के लिए डिजाइन किया गया है। जब वो रिटायर होने से इनकार करता है, सिस्टम उसे खत्म करने लगता है। कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी। 1970s में ऑलरेडी स्क्रीन पर वायलेंस बढ़ रही थी और क्रिटिक्स ने रोलर बॉल पर इल्जाम लगाया कि यह ब्रूटैलिटी को ग्लोरीफाई करती है। लेकिन जीविसन का कहना था कि फिल्म इसका उल्टा करती है। यह दिखाती है कि स्पेक्टिकल किस तरह ऑपरेशन बन जाता है। कुछ मुल्कों में सेंसर्स ने पूरी सीक्वेंसेस कट कर दी, रायट्स या कॉपी कैट वायलेंस के डर से। वेस्ट जर्मनी ने तो इसे कुछ अरसी के लिए बंद भी कर दिया। बिहाइंड द सीन्स भी केओस था। एक्टर्स ने खुद डेंजरस स्टंट्स किए जिससे इंजरीज हुई। जेम्स कान ने स्टंट स्केटर्स के 7 हफ्तों ट्रेनिंग की और कुछ फाइट्स असल झगड़े बन गए। स्टूडियो एग्जीक्यूटिव ज्यादा एक्शन चाहते थे, जबकि जीविसन अपनी पॉलिटिकल सबटेक्स्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था। ऑडियंस डिवाइडेड थी। यंग व्यूअर्स एक्शन एंजॉय कर रहे थे, जबकि क्रिटिक्स उसके मीनिंग पर डिबेट कर रहे थे। आखिर में ये कल्ट हिट बन गई। आज के दौर में बहुत प्रोफेटिक लगता है। हर खूनी मैच के अंदर यह एक सवाल पूछती है जो आज भी गूंजता है, क्या एंटरटेनमेंट सिर्फ कंट्रोल का एक और जरिया है? साइलेंट रनिंग मिले नफ सेंट सोसाउंटेडूज। अपनी रिलीज के वक्त साइलेंट रनिंग बड़ी फिल्म्स के नीचे दब गई थी, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा उनके लिए ये खामोश और उदास फिल्म कभी भूलने वाली नहीं थी। इसे डगलस ट्रम्बल ने डायरेक्ट किया, जो पहले 2 मिलियन अ स्पेस ऑडिसी के स्पेशल इफेक्ट्स पर काम कर चुका था, और यह उसकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। कॉस्मिक बैटल्स के बजाय ट्रम्बल ने हमें एक नरम गमगीन कहानी दी जो इंसानियत और नेचर के दरमियान रिश्ते पर एक एलिजी है। कहानी फ्रीमन लोवेल की है, जो एक बॉटनिस्ट है स्पेसशिप वैली फोर्ज पर। जमीन के फॉरेस्ट तबाह हो चुके हैं और उनके आखिरी बचे हुए नमूने स्पेस में बड़े दोमेस के अंदर तैर रहे हैं। जब ऑर्डर मिलता है कि इन्हें जेटिसन करके तबाह कर दिया जाए, लोवेल बगावत करता है, अपने क्रूमेट्स को मार देता है ताकि फॉरेस्ट्स को बचा सके। उसके पास सिर्फ 3 कंपेनियंस रह जाते हैं, 3 ड्रोन्स, हुए, डीवी और लुई, जिन्हें वो रीप्रोग्राम करता है ताकि वो उसकी मदद करें गार्डन्स की देखभाल में। उस वक्त क्रिटिक्स समझ ही नहीं पाए कि इस फिल्म को कैसे देखें। कुछ ने इसे हिपी साइंस फिक्शन कहा, इसके एनवायरमेंटल थीम्स और जॉन बायस के फोक स्टाइल साउंड ट्रैक का मजाक उड़ाया। दूसरों ने कहा कि यह बहुत स्लो है, ज्यादा सेंटिमेंटल है या फिर प्रीची लगती है। लेकिन जिन लोगों ने इसे महसूस किया, उनके लिए यह फिल्म बहुत पावरफुल थी। एक गहरी सोच तन्हाई, मोरालिटी और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन पर। बिहाइंड द सीन्स ट्रम्बल को बजट की कमी का सामना था। फिल्म के बहुत से खूबसूरत इफेक्ट्स इन्वेंटिव मिनिएचर वर्क और रीयूज की गई प्रॉप्स के जरिए बनाए गए। ड्रोन्स का रोल असल में डबल एम्प्यूटी एक्टर्स ने निभाया था, जो रोबोट शेल्स पहनते थे, जिससे उनकी मूवमेंट अजीब तरीके से जिंदा लगती थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी और कई सालों तक ये भूल सी गई, लेकिन धीरे धीरे ये एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस बन गई। साई-फाई फैंस ने इसके यूनिक इमोशनल और विजुअल मिक्स को अप्रिशिएट किया। आज इसकी इमेजरी, एक आदमी जो अकेला सितारों के दरमियान आखिरी जंगल की देखभाल कर रहा है, बहुत हॉन्टिंग लगती है। हर फ्रेम में यह एक वार्निंग देती है, जब नेचर खत्म हो जाए तो कोई टेक्नोलॉजी यूज वापस नहीं ला सकती। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब या इंप्रेस किया।